हेलो, वेलकम बैक अन न्यू एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर। ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मनी एंड क्रेडिट के टॉपिक को। तो अपने फर्स्ट पार्ट में हमने मनी के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके आगे के जो टॉपिक्स रह गए थे उसे इस पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो इस टॉपिक का नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की इस बोर्ड एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स पे। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक कैसे परफॉर्म करता है ये समझेंगे। चलिए देखते हैं। बैंक्स इन इंडिया दिस डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। ये समझ में आएगा अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गया तो अब पहले इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये है डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन होता है? हम जो आम पीपल है वो एज अ डिपॉजिटर्स है, जो बैंक में अपनी क्या करता है, बैंक में अपनी पूंजी को डिपॉजिट करता है। किस तरह की पूंजी को? जो उसकी इनकम के एक्स्ट्रा इनकम है वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है। ये डिपॉजिटर, ठीक है। तो ये डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक इसके डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो बैंक इसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। तो सपोज दैट मान लीजिए 1000 इसने, कोई डिपॉजिटर है जिसने 1000 डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब इस 1000 को बैंक क्या करेगी, टोटल बोरोवर्स को लोन नहीं प्रोवाइड कर देगी, वो होल्ड करेगी। अपनी टोटल डिपॉजिट का अप्रॉक्सीमेटली 15% तक वो क्या करेगी, होल्ड करेगी। होल्ड करने का मतलब वो अपने पास एज अ स्टॉक मनी के रूप में रखेगी, क्योंकि कभी भी सपोज दैट कभी भी एट अ पॉइंट कोई भी डिमांड आ गई कस्टमर की, इट मीन्स डिपॉजिटर की कोई भी डिमांड आ गई तो उसे पे करने के लिए वो अपने पास बैंक 15% टोटल डिपॉजिट का अप्रॉक्सीमेटली होल्ड करती है, इट मीन्स रखती है एनी टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो इसके पास 85% बचेगा बैंक के पास, वो नेक्स्ट बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करा देती है। या तो लोन प्रोवाइड कराए या तो इन्वेस्टमेंट खुद कहीं कर दे। ये दो एक्टिविटी बैंक परफॉर्म करती है। तो सपोज दैट मान लीजिए 1000 का इसने यहां से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है बैंक ने और इसका 15% ये होल्ड कर रहा है, तो इट मीन्स 150 रुपए 150 रुपए इसने होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिए और 850 रुपए पे इसने क्या कर दिया, बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करा दिया। अब ये बोरोवर्स जो है ये क्या करेगा, जो लोन बैंक से लिया है उसके एवज में बैंक इससे क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब बोरोवर्स बैंक को अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% तक लोन, 8 to 9% तक इंटरेस्ट पे करता है बैंक को। कौन? बोरोवर्स। क्योंकि बोरोवर्स जो पैसा बैंक से लिया उसके एवज में जब ये रीपे करेगा बैंक को तो उस पर 8 से 9% अप्रॉक्सीमेटली ये कम बेसी होता रहता है अकॉर्डिंग टू द बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कोई बैंक कम सस्ता लोन देता है, कोई बैंक थोड़े से कॉस्टली लोन प्रोवाइड कराता है और ये सारे टर्म्स डिपेंड करते हैं आरबीआई पे। आरबीआई के भी गाइडलाइन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसी तरह उसी के अप्रॉक्सीमेटली इनकी भी अपनी जो टर्म्स, जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम बेसी होता रहता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बोरोवर्स बैंक बोरोवर से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% इंटरेस्ट लेती है जो लोन दी थी। तो ये 8 से 9% तक जो इंटरेस्ट इसे बैंक को मिलेगा, उसके एवज में ये बैंक जो डिपॉजिटर से जो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट की थी उस पर ये क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। किसको? डिपॉजिटर को, क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर को भी तो देना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% तक आपको बैंक डिपॉजिटर को अब उनकी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करती है।
क्योंकि ये भी तो अपना पैसा डिपॉजिट किए हैं कुछ प्रॉफिट के ही मकसद से, तो बैंक इन पे 3 to 4% इनके टोटल डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करती है। तो इस तरह बैंक के पास जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए 4% इसने लोन इंटरेस्ट पे कर दिया और बैंक ने खुद बोरोवर से 9% लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का इसने बैंक क्या कर रही है, इनकम कर रही है। इसी इनकम से बैंक अपने सारे कर्मचारियों का खर्च पे करती है, सारे जो ब्रांचेज होते हैं उनका खर्च निकालती है और अपनी इनकम भी करती है। तो ये बैंक का लोन प्रोवाइड कराने की जो एक्टिविटी होती है इस तरह परफॉर्म करती है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की पूरी, और आपको समझ में भी आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं, इसमें बहुत ईजी है। डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया अपनी एक्स्ट्रा इनकम को बैंक के पास, और बैंक उस पैसे को क्या करती है, कुछ परसेंट होल्ड करके वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करा देती है बोरोवर्स को, और बोरोवर्स उसके एवज में जो पैसे लेता है उसके एवज में इंटरेस्ट पे करता है। वो हमेशा जो बोरोवर्स इंटरेस्ट पे करेगा वो हमेशा हायर होगा जो डिपॉजिटर को बैंक पे कर रहा है। ये कभी हमेशा जो होगा बोरोवर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो हायर होगा इस जो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है उससे। तो इससे इंटरेस्ट लेता है बैंक बोरोवर से, और बैंक खुद डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करता है। तो इसके बीच में जो मार्जिन होती है 4 to 5% तक बैंक को, वही बैंक की बचत होती है। इसी तरह बैंक अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो ये बैंक की एक्टिविटी थी। तो हमने तो ये समझने की कोशिश की कि लोन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करती है बैंक। लेकिन अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो क्रेडिट है, इट मीन जो लोन होता है वो सही होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, या जो पीपल्स हैं या जो बोरोवर्स हैं उनके लिए ये सही है या नहीं है। दोनों कंडीशन हम देखते हैं। तो आपके बुक में 2 कंडीशन दिया गया है, 2 सिचुएशन पे डिस्कस किया गया है। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, क्रेडिट के 2 सिचुएशन दिए गए हैं अलग अलग, सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्रेडिट किस कंडीशन में सही होता है और क्रेडिट किस कंडीशन में सही नहीं होता है। मतलब पहले यहाँ 2 एग्जांपल हैं। एक सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे दिया गया क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ विजुअल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। किस सिचुएशन में? सपोज दैट एग्जांपल दिया गया कोई बिजनेसमैन है और जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसी तरह किसी भी फेस्टिवल के मौके पे किसी बिजनेसमैन ने कोई लोन लिया बैंक से और उसने उस फेस्टिवल में सामान लाकर अर्निंग किया, मतलब सेलिंग किया, और पैसे अर्न करके उसमें क्या किया, बैंक का लोन भी प्रोवाइड करा दिया, साथ में इंटरेस्ट भी पे कर दिया और उसके बाद प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो वहां पे बिजनेसमैन के लिए ये लोन तो ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इसने इस लोन से क्या किया, बिजनेस किया इस लोन के पैसे पे और उससे प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। लेकिन जब दूसरी कंडीशन पे जो बुक में आपकी दी गई, दूसरी कंडीशन पे अगर हम बात करें, क्रेडिट इन दिस केसेस पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। मतलब लोन की रिकवरी एक ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें लोन की रिकवरी करना बहुत पेनफुल होता है। किसके लिए? जो लोन लिया है, जो बोरोवर्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई फार्मर है अपने फार्म एक्टिविटी के लिए बैंक से लोन लेता है और सपोज दैट ऐसा होता है कि उस साल सूखा पड़ जाए और या तो बाढ़ आ जाए या किसी भी कंडीशन से, या उसकी फसल ही अच्छी ना हो, तो उस कंडीशन में वो लोन पे नहीं कर पाता है बैंक का, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर डेप्ट बना रहेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट जब उसको फार्मिंग एक्टिविटी करना होगा तो फिर लोन ले लेगा, और इस तरह वो लोन देकर उस बार भी अगर अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हुआ, किस्मत खराब रही, तो फिर क्या करेगा, वो और भी डेप्ट में जाएगा। इसी तरह डेप्ट के साइकिल में जो फार्मर है वो ज़्यादातर फंसते चले जाते हैं और एट लास्ट ये होता है कि उनको अपने किसी भी प्रॉपर्टी को, अपनी पीस ऑफ लैंड को ही बेचकर लोन को पे करना पड़ जाता है। तो उनके लिए ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो इस सिचुएशन के लिए क्रेडिट बहुत पेनफुल होता है, लेकिन दूसरा सिचुएशन जो है उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो क्रेडिट का अपने अपने कंडीशंस है, उसके यूजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कैसा उसका हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर ये हमारे लिए अच्छा और बुरा हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर हम बात करें टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे, तो इसमें यह है कि जो क्रेडिट हमें मिलता है
लोन जो हमें मिलता है उसके कुछ टर्म्स होते हैं, बैंक के कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, उनके आधार पे ही आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और चला गया और कहा हमें लोन दे दो, अब बैंक ने उठाया, अपने घर का पैसा है कि उठाया आपको दे दिया लोन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे बैंक में जब लोन के लिए कोई पर्सन जाता है, बोरोवर्स जाता है, तो वहां बैंक के कुछ अपने टर्म्स कंडीशन है, उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करने के बाद ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन है आपके, पहला तो कुछ एग्रीमेंट होता है, बैंक आपको पहले बता देता है कि भैया हम इतना इंटरेस्ट रेट लेंगे आपसे, आप 8 से 9, 10 जो भी होगा बैंक का इंटरेस्ट रेट, वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देगा कि इस लोन पे इतना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा आपसे। और दूसरा, जो आप लोन लेना चाहते हैं उसके एवज में आपको कुछ कोलेटरल भी रखना होगा। कोलेटरल इट मींस कुछ भी गारंटी के तौर पे आपको अपनी पूंजी रखनी पड़ेगी। और जनरली यही होता है कि जो जितना भी आपको लोन चाहिए उससे ज्यादा ही आपको एज अ कोलेटरल के रूप में रखना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक आपने जितना कोलेटरल रखा है उसके आधार पे बैंक डिक्लेयर करेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा टर्म्स ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इसके बाद भी बैंक ऐसे ही नहीं सबको लोन प्रोवाइड करा देता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी होते हैं। पहला आपका आधार कार्ड, बैंक कार्ड, वो वगैरह सारी चीज़ों को चेक आउट करते हैं, सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो फॉलो होने के बाद ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब जो लास्ट में जब बोरोवर्स रीपेमेंट करता है, द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। ये चेंज भी हो सकता है। द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको मैं बता रहा हूं यहां पे, ये चेंज भी हो सकते हैं इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट में ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट चेंज भी होते हैं। ये नहीं कि ये फिक्स है या यूनिवर्सल लॉ बन गया है कि यही इसी आधार पे आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अलग अलग अरेंजमेंट के आधार पे आपको अलग जगह अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉर्मल आपको जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए, वो यहाँ पे हमने आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को कवर किया है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम समझते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया को। हम जानते हैं कि जो लोन प्रोवाइड होता है वो दो सेक्टर के थ्रू होता है, ठीक है। तो हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दो टर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है वो दो सोर्सेज से प्रोवाइड कराया जाता है। एक तो आपका होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या है ये पहले समझ लेते हैं। इन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव आर इंक्लूडेड। जो लोन बैंक या कोऑपरेटिव के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो लोन आपका फॉर्मल सेक्टर सोर्स ऑफ लोन होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स प्रोवाइड कराया जाता है इट मींस बैंक एंड कोऑपरेटिव, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर में लोन प्रोवाइड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उसे सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सोर्स के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है इट मींस बैंक या कोऑपरेटिव के थ्रू, उसे सुपरवाइजिंग करने का काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इट मींस जितने भी हमारे इंडिया में कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जो आपको लोन देते, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी में, उन सब को सुपरवाइजिंग करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन। जितने भी बैंक है वो सभी तरह के अपने इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, कहां पे, टू द आरबीआई, आरबीआई के पास, ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, उन्होंने कितना लोन प्रोवाइड किया है, और टू होम, किनको लोन प्रोवाइड कराया है। इट मीन्स बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, या
किसान को या छोटे ट्रेडर्स या व्यापारी को किसे लोन प्रोवाइड कराया उसके बारे में डिटेलिंग भी होती है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट और किस इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराया है। चूंकि ईच एंड एवरीथिंग जो डिफाइन होती है, मतलब जिसका नॉलेज इंफॉर्मेशन होता है, ये सभी कोऑपरेटिव बैंक या कॉमर्शियल बैंक को वो आरबीआई को प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आरबीआई इनको गवर्न इनको सुपरवाइजिंग करने का काम, इट मींस इन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। तो इस तरह जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट पे ही आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, और पूरी तरह जो आरबीआई होती है उसकी फोकस होती है कि किसी एक ही सेक्टर में सिर्फ लोन ना प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि जो बैंक होते हैं वो भी एज अ आपकी फर्म के रूप में ही काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर उनका फोकस होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो वो जानते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे अर्न होगा वो बिजनेस सेक्टर में होगा, तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन नहीं चाहते प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो लेकिन इन सब को बैलेंस बनाने के लिए ही आरबीआई इन पे गवर्न करने, इट मींस इनको सुपरवाइजिंग करने का काम करता है, क्योंकि लोन हर सेक्टर में बराबर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो इस तरह आपका फॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है? इन द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स, इट मीन्स जो मनी लैंडर्स है, जो जमींदार है उसके द्वारा, या कोई ट्रेडर्स है व्यापारी उसके द्वारा, या एम्प्लॉयर्स के द्वारा, या रिलेटिव के द्वारा, या फ्रेंड के द्वारा, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। इट मीन्स बैंक और कोऑपरेटिव, इट मीन्स एज अ ऑर्गेनाइज, एज अ जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो आपको लोन प्रोवाइड होता है वो तो आपका फॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि वहाँ टर्म्स ऑफ कंडीशन लगते हैं, वहाँ पे सारे आपको रिक्वायरमेंट, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। या तो आप मनी लेंडर से आसानी से लोन ले लेते हैं, ट्रेडर से, एम्प्लॉय से, या अपने रिलेटिव से, या अपने फ्रेंड से लोन ले लेते हैं, इट मीन्स क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन हाँ, इसमें यह होता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा हाई रेट पे मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो वो अपनी तरह से आपको ट्रीट भी करते हैं, क्योंकि ये तो इलीगली है। लेकिन यहाँ पे लीगली जो भी काम होता है आपको फॉर्मल सेक्टर में वो लीगली आधार पे किया जाता है। तो लेकिन हमारे इंडिया में मैक्सिमम आज भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर लोन ले लेते हैं। ज़्यादातर जो किसान है या छोटे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, जिसके एवज में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर, और ये हुआ हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं एक और टॉपिक आपका रह गया इस बुक में, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, जिसको आप एसएचजीज कहते हैं। ये क्या है? एक ये जो नया एक है, इज अ न्यू मेथड, एक तरह का नया मेथड है दैट डिस्कस अ ग्रुप ऑफ पीपल मेड अप of voluntary participation that works to provide a loan without any collateral। देखिए क्या, एक न्यू तरह का, एक न्यू मेथड है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, 15 से 20 मेंबर आपस में ही मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो अपने पास से ही, इसमें जो भी मेंबर्स है वो 25 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक शेयर करते, सेविंग करते, और इस तरह एक अमाउंट हो जाता है। और इस अमाउंट को कोई भी इसमें से जो भी मेंबर्स है उसे इसी पैसे का लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराया जाता है। इट मींस कंपैरिजन टू द, आप कह सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर, इनसे भी कम इंटरेस्ट रेट पे आपको एसएचजी के द्वारा लोन प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन ये लोन तभी आपको मिलेगा जब आप उस ग्रुप्स के मेंबर होंगे। तो इस तरह कुछ लोग मिलकर आपस में कुछ अपनी सेविंग को कलेक्ट करके अपना ही हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, और बैंकों के थ्रू भी आपको सपोर्ट होता है। और यहाँ पे आपको, क्योंकि आप जब मेंबर्स हैं उसके, तो आपको यहाँ पे कोई कोलेटरल भी देने की जरूरत नहीं है, आपकी डिपॉजिट
खुद ऑलरेडी हैं यहाँ पे, और यहाँ से आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है और यहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। तो इस तरह हमने अपने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को बिना किसी टॉपिक को लेस किए हुए, किसी टॉपिक को ड्रॉप किए हुए, मैंने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इन सारे टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट तक हो सके। और हमारा टारगेट भी यही है कि हम अपनी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक बना सके। तो एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।